Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला लेक्चर है। पिछले लेक्चर में बेसिकली हम लोग कंडक्शन पैरामीटर्स की बात कर रहे थे, तो उसके आगे आप बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं ओम्स लॉ की, क्योंकि हम लोग कंडक्शन पैरामीटर के बारे में जान चुके हैं क्या क्या होता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, है ना, ये सब चीजें। तो अब उसके आगे अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, जैसा कि आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ओम्स लॉ क्या होता है। रेशियो ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ जाता है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में। अगर आप ध्यान से देखें तो आज मैं भी वही बोलूंगा, लेकिन थोड़ी सी कुछ बातें ऐड करके। वो बातें ऐड करके मैं क्या बोलूंगा कि ओम्स लॉ का सीधा सीधा स्टेटमेंट उन्हीं का स्टेटमेंट मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर कॉमा टेंशन फॉर अ गिवन वायर वोल्टेज रेशियो ऑफ वोल्टेज बोलिए चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, एक ही बात है। वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट इज कांस्टेंट। अगर मैं सर्किट डायग्राम की मैं बात करता हूं तो सर्किट डायग्राम हमारे एक्सपेरिमेंटल डायग्राम जो था हमारे ओम्स लॉ का, वो कैसा था कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है। सपोज दिस इज द कंडक्टर। ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, हमने यहां पर इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर को हमने इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्विच। लगाए चाहे ना लगाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में स्विच लगा हुआ होता है। ये हमारा हायर पोलैरिटी है बैटरी का, लोअर पोलैरिटी है बैटरी का। तो अब देखो ना कि जब इसे कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो करेगा ना, इसमें इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द बैटरी। इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, ये आई। अब मुझे यही आई मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अमीटर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंडक्टर के सीरीज में मैं अमीटर को कनेक्ट कर देता हूं यहां पर, जो कि क्या रीड करेगा, जो कि आपको करंट रीड करके बताएगा। एक्सपेरिमेंटल डायग्राम में अमीटर बेसिकली होता है। नहीं तो करंट कैसे मेजर करेंगे, टच करके तो मेजर नहीं करेंगे ना करंट को, तो अमीटर लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए कि ये अमीटर लगाया और वोल्टेज नापने के लिए इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है। इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगा दिया जाता है, जो क्या नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, या फिर आप बोल सकते हैं वोल्टेज मेजर करेगा। तो ये वोल्टेज मेजर करेगा, इससे हम वोल्टेज नोट करेंगे, इससे हम करंट नोट करेंगे। यही चीज ओम साहब ने की थी, जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम इनका। ओम साहब ने यही चीज की थी, और उन्होंने नोट किया था कि अलग अलग वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर इफ यू वैरी दिस वोल्टेज, कैसे वैरी करेंगे, बेसिकली यहां पर रियोस्टेट लगा होता है। मैं रियोस्टेट नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा सीधा बैटरी लगा के इसको एरो मार दिया। इसका भी क्या मतलब होता है, वेरिएबल बैटरी। अगर किसी चीज को, जैसे मैंने बोला, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से बनाकर इसको मैं कट कर देता हूं, एक बैटरी ऐसे बनाकर इसको मैं कट कर देता हूं, इस तरीके से एरो लगा देता हूं, इसका मतलब होता है वेरिएबल। सिंपल, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल। तो यहां पर मैंने बैटरी बना के इस तरीके से एरो दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल बैटरी है। अब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसके वोल्टेज को बदला जाएगा। तो इसकी वोल्टेज को बदला गया तो यहाँ पे वोल्टेज, इस बैटरी का वोल्टेज बदला जाएगा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज बदलेगा। वोल्टेज बदलेगा तो करंट बदलेगा, करंट बदलेगा तो हम क्या नोट करेंगे, अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट नोट करेंगे। और जब अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट नोट करेंगे, और जब दोनों का रेशियो लेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। एग्जैक्टली यही ओम साहब ने भी किया था। ओम साहब ने क्या देखा कि कोई हमारा मेटल है
कोई हमारा मेटल है, मेटल के क्रॉस अगर हम वोल्टेज रीड करते हैं और करंट रीड करते हैं तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या आता है, हमेशा सेम आता है। तो उन्होंने सीधा सीधा यही बोला था, द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो क्या बना, डेल्टा वी बराबर कितना बना, डेल्टा वी बराबर आपके पास आई आर बन गया, बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन वाला फॉर्मूला बना भाई, डेल्टा वी बचपन आई इंटू में आर, दिस इज द डेल्टा वी बराबर आई इंटू में आर, सिंपल फॉर्मूला। तो डेल्टा वी बराबर आई इंटू में आर, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला है ओम्स लॉ के आधार पर, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी बोला जाए कि कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो जब कोई कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो V बराबर डेल्टा वी बराबर आई आर को फॉलो करता है। कई बुकों में डेल्टा वी को सिंपली क्या लिखते हैं, सिंपली लिख देते हैं V बराबर आई इंटू में आर। तो V बराबर आई आर का मतलब सिंपल सा है, ये सिंपल अच्छा सा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, डेल्टा उल्टा नहीं लगाया, दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, नॉट पोटेंशियल। पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है, लेकिन हम वोल्टेज नाप रहे हैं ना, पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहे हैं ना। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नापेंगे तो मेक श्योर कि ये जो लिखा हुआ है V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, भले ही उसको वो V लिखा हुआ है लेकिन वो है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। तो V बराबर कितना हो गया, आई इंटू में आर। अच्छा, तो ध्यान दीजिए V बराबर आई इंटू में आर, ये इस तरीके से हो गया, इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेंशन फॉर अ गिवन वायर। किसी दिए गए वायर के लिए, अगर कोई वायर आपको दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उसमें टेंशन तो कांस्टेंट रहेगा ना। ऐसा नहीं कि अलग अलग टेंशन पे अगर आप मेजर करेंगे वोल्टेज और करंट का रेशियो तो वो अलग आ जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। इसलिए क्या कहा गया, फॉर अ गिवन वायर, किसी पर्टिकुलर वायर के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी पर्टिकुलर एट कांस्टेंट टेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, द रेशियो ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तब उनका जो रेशियो आएगा वोल्टेज और करंट का हमेशा कांस्टेंट आएगा, चाहे जितनी भी वैल्यू ऑफ वोल्टेज लगा लो, करंट जो भी आएगा उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। और उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, डेल्टा वी बराबर आई इंटू में आर या फिर V बराबर आई आर। अच्छा, ये बात है। अगर आप ध्यान दें तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो R बराबर क्या बना, R बराबर बना V अपॉन आई। R बराबर आपका क्या बना, V अपॉन आई। तो ये जो आपका R है ये बना V अपॉन में आई। इस फॉर्मूले को देखकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कौन सा कंफ्यूजन, अगर आपसे पूछा जाए इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, इफ यू डिक्रीज द वोल्टेज तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, इफ यू इंक्रीज द करंट तो रेजिस्टेंस का क्या होगा, इफ यू डिक्रीज द करंट तो रेजिस्टेंस का क्या होगा। ये बढ़िया सवाल पूछा जा सकता है। तो फॉर अ गिवन वायर अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं, करंट को डिक्रीज करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस का क्या होने वाला है। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखें ना, इस फॉर्मूले से अगर आप देखेंगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दिख रहा है, तो आप सीधा क्या बोलेंगे, वोल्टेज बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा। लेकिन करंट को देखें ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो करंट बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाएगा और करंट घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सपेरिमेंट में ही बोला गया कि अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट आएगा। फॉर अ गिवन वायर ना, अगर कोई पर्टिकुलर वायर दे दिया गया है तो उसका रेजिस्टेंस सोचो ना, कि अगर कोई सिलेंड्रिकल वायर आपको दे दिया गया है और इसी दोनों फेस के अक्रॉस आपको कनेक्ट करना है बैटरी को, तो रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। अगर कनेक्शन आपका इसी तरीके से लगाया गया है, अगर कनेक्शन आप इस तरीके से करते हैं तो इस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। फॉर्मूले में ही बोला गया है, डेफिनेशन में ही बोला गया ओम्स लॉ में कि वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट वैल्यू उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट आएगा, वोल्टेज वैरी करने पे करंट अलग हो जाएगा, करंट वैरी होगा, रेजिस्टेंस वैरी नहीं करता है ना। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है, रेजिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो कभी ऐसा मत बोलिएगा फॉर्मूले को देखकर कि R बराबर V बाई आई में वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और करंट घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये सब बकवास चीज है। तो फॉर्मूले से दिख रहा है सर,
अरे भाई असली फार्मूला R बराबर V बाई आई नहीं है, ये रेजिस्टेंस का फार्मूला नहीं है। रेजिस्टेंस का असली फार्मूला तो ये है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। या फिर और प्रिसाइसली लिखे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए, ये है। तो बताओ रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, एंड रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स ऑन मेटल। यही है ना रो, ये आपका रो है, ये मेटल पे डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस मेटल पे डिपेंड करता है, अलग अलग मेटल का अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, shape and size and also material of the conductor. It does not depends on voltage and it does not depends on current. अरे भाई वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज घटाने पे करंट घट जा रहा है, उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो वोल्टेज बढ़ाओ चाहे घटाओ तो करंट बढ़ेगा, और इस तरीके से बढ़ेगा कि उनका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूले से ऐसा लगता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, दिमाग में डाल लीजिए इसको। अच्छा एक बात, तो ये बात तो समझ में आ गई अच्छा ओम्स लॉ से कि डेल्टा वी बराबर आई आर। अब मैं सीधा सीधा वी बराबर आई आर ही लिखूंगा, है ना। लेकिन आप समझते रहेंगे वी बराबर आई आर में वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ये काम तो हमारा हो गया। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, ग्राफ की, वोल्टेज और करंट के बीच में भी ग्राफ खींचा जाता है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचा जाता है ना। इसके ग्राफ की बात करें तो इस तरीके से ग्राफ कुछ बना देते हैं। ये वोल्टेज इधर ले लिया, इधर करंट ले लिया, और इधर वोल्टेज ले लिया, इधर करंट ले लिया। जब y एक्सिस पे वोल्टेज होगा, x एक्सिस पे करंट होगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा। जब y एक्सिस पे करंट होगा और x एक्सिस पे वोल्टेज होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा। अगर हम इसकी बात करें कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो फॉर्मूले को देखिए, v बराबर i इंटू में r। अगर मैं v बाई आई करता हूं इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होगा, और अगर मैं i बाई वी करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस होगा। अब देखो ना ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल क्या है, वोल्टेज है, करंट है। वोल्टेज और करंट में वेरिएबल क्या है, v के पावर 1 और i की पावर 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, क्योंकि v बराबर आई और r कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी में बदल जाएगा। तो वोल्टेज और करंट आपका एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कभी भी लीनियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो हमेशा लीनियर ग्राफ बनता है। मतलब यहाँ भी लीनियर ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और यहाँ भी लीनियर ग्राफ बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। कैसे बना, समझ में आया। पावर दोनों का बन था। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को अगर आप देखें तो y बराबर एम एक्स होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है, y बराबर एम एक्स माइनस सी होता है, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी होता है, y बराबर माइनस एम एक्स माइनस सी होता है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। सारे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है। कैसे पहचाना जाता है स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, भाई वेरिएबल के पावर 1 होना चाहिए। अगर तुम्हारे वेरिएबल के पावर 1 है तो हमेशा पक्का स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ तुम्हारा हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। वेरिएबल मतलब वेरी करने वाला, x और y वेरिएबल है ना, इसके पावर 1 इसके पावर 1। तो अब देखो ना यहाँ पर v बराबर आई आर में वेरिएबल कौन है, वोल्टेज और करंट है। वोल्टेज बदलने पर करंट बदलता है, तो v के पावर भी 1 है, i के पावर भी 1 है। यहाँ पर भी वही रिलेशन बनेगा। तो i और v के बीच में भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, और v और i के बीच में भी ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक बात। दूसरी चीज अगर तुम ध्यान से देखो तो इसका जो स्लोप होगा ना, स्लोप मान लेते हैं थीटा है, और ये कितना है, फाई है। मैं इसको मिटा देता हूं। जो इसका स्लोप होगा, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बताएगा। तो वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बताएगा, ध्यान दो
ये वोल्टेज का एक्सिस है और ये करंट का एक्सिस है। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं ये वोल्टेज आपका कुछ आ गया, मान लेते हैं ये वोल्टेज कुछ भी आ गया, मान लेते हैं V, और इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग कुछ करंट आएगा, I समथिंग कुछ करंट आएगा, क्योंकि I एक्सिस है, करंट एक्सिस है, करंट एक्सिस में कुछ ना कुछ करंट आएगा। मैं मान लेता हूं ये करंट कितना है, I, स्मॉल I। तो ध्यान दो, tan थीटा बराबर, यहां पर अगर हम tan थीटा की वैल्यू लिखें तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब वोल्टेज अपॉन में बेस मतलब करंट। बताओ V बाई आई आया ना, वोल्टेज अपॉन करंट। अब बताओ वोल्टेज अपॉन करंट का डायमेंशन क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, V बाई आई बराबर R। तो ध्यान दो ये दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R, मतलब tan थीटा बराबर R, tan थीटा बराबर R मतलब स्लोप बराबर R, दैट्स इट। मतलब VI, अगर कोई कर्व खींचा गया है V और I के बीच में, VI ग्राफ अगर तुम्हारा खींचा गया है, तो VI ग्राफ में जो स्लोप बनेगा वो स्लोप आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा, वो स्लोप आपका क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से देखें इसमें, अगर आप बहुत अच्छे से देखें इसमें, तो इसमें स्लोप क्या बनेगा, I बाई V। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट के लिए ये वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, ये वेरिएशन ऑफ करंट है, ये किसी पर्टिकुलर करंट पे है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा करंट। तो tan फाई अगर यहां निकालेंगे तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, I बाई वी, और I बाई वी क्या होता है, 1 बाई आर। रेजिस्टेंस का उल्टा देखो ना, V बराबर आई आर रख दो कि आई कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, तो 1 बाई आर। मतलब यहां पे जो स्लोप है, यहां पे स्लोप क्या है, 1 बाई आर के बराबर है, यहां पे जो स्लोप है 1 बाई आर के बराबर है। तो कहने का मतलब जब कभी भी आपको सीधा सीधा ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, ग्राफ बना के दे दिया जाएगा, अगर VI ग्राफ है तो VI ग्राफ में जो स्लोप निकलेगा वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बताएगा, और IV ग्राफ दिया गया है तो उसका स्लोप जो होगा वो रेजिस्टेंस का इनवर्स होगा, दैट्स इट। VI ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस और IV ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस का इनवर्स, ठीक है। तो सवाल में ऐसे दे देगा आपको सीधा सीधा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा स्लोप बराबर रेजिस्टेंस है या स्लोप का इनवर्स रेजिस्टेंस है। कैसे पता करेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा V किधर है और I किधर है। अगर V आपका Y एक्सिस की तरफ है, V अगर आपका Y एक्सिस की तरफ है, करंट X एक्सिस की तरफ है, तो स्लोप बराबर डायरेक्ट रेजिस्टेंस। अगर V आपका X एक्सिस की तरफ है, करंट आपका Y एक्सिस की तरफ है, तो स्लोप बराबर 1 बाई आर। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा था, एक बार मैं एग्जाम में सवाल पूछा था, सवाल क्या था, सवाल तो बहुत ही सिंपल था कि आपको VI करेक्टरिस्टिक्स दे रखा है दो रेजिस्टेंस का, और एक ही ग्राफ में दोनों का VI करेक्टरिस्टिक्स बनाया था। ये क्या बोल रहे हैं सर, VI करेक्टरिस्टिक्स, VI करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स, VI करेक्टरिस्टिक्स, और एक होता है IV करेक्टरिस्टिक्स, ये भी समझा देता हूं। करेक्टरिस्टिक्स, करेक्टरिस्टिक्स, देखो ना, जब भी ऐसा सवाल बोले ना, ऐसा चीज बोले ना, स्टेटमेंट बोले ना, VI करेक्टरिस्टिक्स या IV करेक्टरिस्टिक्स, तो घबराने का नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ही होता है। VI मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में जो करेक्टरिस्टिक्स, जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो करेक्टर बनेगा उसको शो करना है। VI करेक्टरिस्टिक्स का मतलब किसी भी मटेरियल का वोल्टेज के साथ करंट का क्या वेरिएशन है, इसका मतलब, इसका भी मतलब वही है, करंट का वोल्टेज के साथ क्या वेरिएशन है। मतलब VI और IV लिखने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि VI लिखा गया है तो V Y एक्सिस की तरफ होगा और I X एक्सिस की तरफ होगा, और अगर IV लिखा गया है तो I Y एक्सिस की तरफ होगा और V X एक्सिस की तरफ होगा, दैट्स इट। ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कभी IV बोले तो इसका मतलब I आपका Y एक्सिस की तरफ है और X एक्सिस की तरफ V है, वोल्टेज। तो सवाल में जो आपके एग्जाम में पूछा गया था वो करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ था, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ था, उसी को उसने बोला था IV करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली ग्राफ करेक्टरिस्टिक्स अगर पसंद ना हो तो हटा के ग्राफ लिख दो, लेकिन सवाल पूछता है ना इसी टर्मिनोलॉजी पे, तो याद होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल है ग्राफ। तो ध्यान दो, दो ग्राफ इस तरीके से तुमने खींचे थे, एक पहले कंडक्टर के लिए, मतलब पहले कंडक्टर के लिए और दूसरे कंडक्टर के लिए, मेटल बोल सकते हो, पहले मेटल दूसरे मेटल के लिए ग्राफ खींचा गया था, बोला था कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो देखो ना, सबसे पहले डिसाइड कर लो कि स्लोप क्या बताएगा।
यहां पे स्लोप रेजिस्टेंस का इनवर्स बताएगा क्योंकि IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेक श्योर IV कैरेक्टरिस्टिक्स है तो स्लोप का इनवर्स रेजिस्टेंस बताएगा। तो ध्यान दो यहां पर स्लोप किसका ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम, इसका स्लोप ज्यादा। क्यों? क्योंकि एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा। तो स्लोप किसका ज्यादा है? स्लोप ऑफ टू इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ वन। अगर स्लोप दूसरे का ज्यादा है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस दूसरे का कम होगा, पहले वाले से 4 ऑप्शन दिया हुआ था उसमें आपको मानना था। असल ऑप्शन वाला नहीं था, मतलब कि अगर आगे पूछेगा तो ऑप्शन से में पूछ सकता है। ये सवाल वैसे सब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा बता देंगे यार, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है ना? दोबारा पूछ लो दोबारा बता देंगे, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर ग्राफ की बात कर ही लिए हैं, ग्राफ की बात अगर हम कर ही लिए हैं तो आगे पढ़ लेते हैं। ग्राफ में ही कुछ डिवाइस का हम ग्राफ बना लेते हैं, कुछ डिवाइस का हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ध्यान दो, सबसे पहले हम बात करते हैं ओहमिक डिवाइस, है ना? एक टर्म है हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओहमिक डिवाइस एंड नॉन ओहमिक डिवाइस। तो अगला हेडिंग हमारा यही रहेगा, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइस। हाँ, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइस, चलो समझाते हैं। नाम से जैसे कुछ लग रहा होगा, ओहमिक डिवाइस है ना, ओहमिक डिवाइस के बारे में समझाते हैं। ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को परफेक्टली 100% फॉलो करे। फॉलो करने का मतलब V बराबर IR को फॉलो करे, उस इक्वेशन को फॉलो करे। ऐसे डिवाइस जिसमें V बराबर IR लगता हो, सिंपल वर्ड में ऐसे डिवाइस जिसमें हम V बराबर IR लगा सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ओहमिक डिवाइस, है ना? those device in which are follow those device which are follow Ohm's law perfectly is basically known as ओमिक डिवाइस। कहने का मतलब जो V बराबर IR को फॉलो करता हो। तो इसका जो ग्राफ बनेगा VI ग्राफ या फिर IV कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसा बनेगा? लीनियर बनेगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो ओमिक डिवाइस के जो ग्राफ होते हैं, जो ग्राफ बनेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक जो बनेंगे वो हमेशा लीनियर होंगे, है ना? तो अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? which follow Ohm's law perfectly। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, IV कैरेक्टरिस्टिक्स इज लीनियर। IV कैरेक्टरिस्टिक्स होगा इस डिवाइस का, वो कैसा बनेगा? लीनियर, स्ट्रेट लाइन बनेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये डालना जरूरी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब अगर इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे V बराबर IR को, ऐसा डिवाइस जो V बराबर IR को फॉलो कर रहा है वो ओरिजिन से पास करेगा। ये इक्वेशन में ही है V बराबर IR, I 0 तो V बराबर 0, मतलब वो जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। क्योंकि ग्राफ तो आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं और ऐसे भी तो बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है। ये वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बना दोगे, ये तुम्हारा ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है स्ट्रेट लाइन भले ही, लेकिन ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। वोल्टेज 0 होने पर करंट भी 0 होना चाहिए, करंट 0 होने पर वोल्टेज भी 0 होना चाहिए, तब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बहुत अच्छी बात है। कोई एग्जांपल है सर? हाँ, एग्जांपल तो है ही, नाइक्रोम वायर, एनसीईआरटी का ही सीधा एग्जांपल है नाइक्रोम वायर। वही एग्जांपल मैंने भी ले लिया, नाइक्रोम वायर। तो नाइक्रोम का वायर आप जानते हैं, है ना? नाइक्रोम का वायर है ये। तो
तो आप जानते हैं नाइक्रोम का वायर कहाँ यूज होता है? हीटर में। हीटर में जो वायर्स लगे होते हैं हीटर में, है ना, उसमें जो वायर्स होते हैं वो नाइक्रोम के वायर होते हैं। अब जब आप उस हीटर को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक यूज कर लेते तो ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, अगर आपने देखा होगा तो जब आप इस नाइक्रोम वायर को, जब हीटर को आप यूज करेंगे तो हीटर आपका क्या, हीटर का जो वायर होता है ना, गर्मी की वजह से, टेम्परेचर की वजह से काला पड़ जाता है। काला पड़ने का मतलब क्या है पता है? काला पड़ने का मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये सबूत है। काला पड़ने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ये रेजिस्टेंस बढ़ जाने का सबूत है। तो ध्यान दो, तो हम क्या बोलेंगे, जब हाई टेम्परेचर पर नाइक्रोम वायर को ले जाते हैं तो नाइक्रोम वायर ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, बहुत ज़्यादा इसके रेजिस्टेंस में फर्क नहीं पड़ता। मतलब किसी लिमिटेड रीजन तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब ये पूरी तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन कुछ रीजन तक ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर मैं वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाऊं इसका, वी आई करेक्टरिस्टिक्स बनाऊं इसका, वी और आई करेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो कैसा बनेगा? अरे यार सीधा बन जाओ, हाँ ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ऑब्वियसली बनना चाहिए, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये। अगर आप धीरे धीरे करंट बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, सॉरी वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, मतलब वेरिएशन अगर करंट में आएगा तो वोल्टेज में भी वोल्टेज में भी वेरिएशन आएगा और ओम्स लॉ के हिसाब से आएगा। लेकिन फॉर ए लिमिटेड रेंज, बहुत लिमिटेड रेंज तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा देंगे तो बहुत ज़्यादा करंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट आने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाने का मतलब इसका स्लोप चेंज होने लगेगा। अभी तो स्लोप यहाँ से यहाँ तक का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर हम बात करें, फॉर हाई वोल्टेज पर अगर हम बात करें, फॉर हाई करंट पे, वैल्यू ऑफ करंट पे अगर हम बात करें तो उसका स्लोप बढ़ने लगेगा। स्लोप बढ़ने लगेगा तो अगर मैं पूछूं बताओ, फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट ये डेविएट करना स्टार्ट करेगा, तो डेविएट करना स्टार्ट करेगा इस लीनियर पाथ से, या तो ये इधर जाएगा या तो ये इधर जाएगा। तो दोनों में से कौन सा ग्राफ होना चाहिए? ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो स्लोप बढ़ना चाहिए, क्योंकि वी आई कर्व है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट, तो स्लोप बढ़ना चाहिए। स्लोप बढ़ने का मतलब यही वाला होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए। तो ध्यान दो, ध्यान दो, तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है, आपका ग्राफ ऐसा हो जाता है, डेविएट कर जाता है अपने पाथ से। कब डेविएट करता है? फॉर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट एंड फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ओम्स लॉ को तो फॉलो कर रहा है ना ये। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ओमिक डिवाइस। लेकिन जब ये एग्जांपल देंगे तो बोलेंगे उसके साथ साथ कि ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट या स्मॉल वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे ओम्स लॉ को ढंग से फॉलो करता है। ठीक है, अगर मैं इसी नाइक्रोम वायर का, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वी आई वी करेक्टरिस्टिक्स बनाऊं मैं, आई वी करेक्टरिस्टिक्स, तो कैसा बनेगा? तो ये इधर V हो गया, इधर ये करंट हो गया, तो ये भी क्या बनेगा भाई? ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फॉर हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये डेविएट कर जाएगा, ऐसा उल्टा डेविएट करेगा, क्योंकि इसका स्लोप क्या बताएगा? इसका स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा बताएगा, है ना। तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो स्लोप घटना चाहिए। आईवी करेक्टरिस्टिक्स में रेजिस्टेंस तो बढ़ता ही है, तो आईवी करेक्टरिस्टिक्स में स्लोप क्या होना चाहिए? घटना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ने से स्लोप घटता है इस वाले करेक्टरिस्टिक्स में। इसमें रेजिस्टेंस बढ़ने पर स्लोप बढ़ता है, क्योंकि इसका स्लोप तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बताता है और इसका स्लोप रेजिस्टेंस का उल्टा बताता है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। तो यहां पे स्लोप ऐसा हो जाएगा नीचे की तरफ। अच्छा सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल बन सकता है। ऑप्शन दे दे, 4 ग्राफ बना देगा, है ना। आईवी करेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ आपके एनसीईआरटी में वीआई करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। वीआई करेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, आपको कंफ्यूज करने के लिए आईवी करेक्टरिस्टिक दे सकता है। वो आपको चेक करना चाहेगा, क्या आप जानते हैं क्या
कि हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है नाइक्रोम वायर का, वो बस यही चेक करना चाहेगा। तो बस आपको डेविएशन चेक करना चाहेगा, ये इस तरीके से आईवी कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और इसमें ये वाला भी ग्राफ बनाएगा, ये वाले भी ग्राफ बनाएगा, लेकिन आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वाला तो होगा ही नहीं, सिर्फ ये वाला होगा। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो मार देंगे। समझ रहे बात को? अच्छा, तो ये बात हो गया। नाइक्रोम वायर है ना, पूरे रीजन तक तो नहीं फॉलो करता ओम्स लॉ को, लेकिन कुछ रीजन तक फॉलो करता है, फॉर अ लिमिटेड रीजन, है ना। ओमिक डिवाइस, यहां क्या लिखेंगे? ओमिक डिवाइस फॉर स्मॉल या लिमिटेड रीजन, सीधा लिख दो, फॉर लिमिटेड रीजन, ये चीज। ये तो बातें थी अभी तक ओमिक डिवाइस की। अगर हम बात करें नॉन ओमिक डिवाइस की, तो क्या होगा? इसी उल्टा होगा। अरे भाई, ऐसे डिवाइस विच दोज डिवाइस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ परफेक्टली, मतलब ओम्स के इक्वेशन को फॉलो नहीं करते, V बराबर IR को फॉलो नहीं करते, वो किसी और इक्वेशन को फॉलो करते हैं, वो किसी दूसरे इक्वेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये V बराबर IR को छोड़ के दूसरे इक्वेशन को फॉलो करते हैं। मतलब वोल्टेज और करंट में दूसरा कोई रिलेशन होगा, समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है, करंट I बराबर, है ना, करंट I बराबर समथिंग कांस्टेंट कैपिटल A e के पावर माइनस EV नॉट अपॉन में KT माइनस 1, समथिंग कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियल इस तरीके से फॉलो करता हो। मतलब करंट EV नॉट नहीं, करंट और वोल्टेज इस तरीके से कोई ग्राफ बना दिया, सॉरी इस तरीके से कोई इक्वेशन बना दिया गया, मतलब दूसरा कोई इक्वेशन होगा करंट और वोल्टेज के बीच में, लेकिन ओम्स लॉ का कोई इक्वेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ऐसे डिवाइस जो ओम्स लॉ को छोड़ के दूसरे इक्वेशन को फॉलो करते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? वो सीधा हमेशा क्या कहलाएंगे? नॉन ओमिक डिवाइस। दूसरा पॉइंट, क्या इनका ग्राफ लीनियर होगा? ऑब्वियसली नहीं। पासिंग थ्रू ओरिजिन तो नहीं होगा, क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन होता तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करता, ओम्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो करता, लेकिन ये जब ओम्स लॉ के इक्वेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा है तो इसका ग्राफ कभी लीनियर नहीं बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा तो एक लाइन में मैं बोल सकता हूं कि जिस भी डिवाइस का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारा नॉन लीनियर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन ओमिक डिवाइस। समझ गए बात को? तो यहां क्या लिखेंगे? आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन लीनियर, बस फुल स्टॉप। पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं बोलेंगे, खाली बस सीधा सीधा नॉन लीनियर बोल देंगे। नॉन लीनियर बोल दिया तो हो ही गया वो नॉन ओमिक, है ना। तो 2 पॉइंट लिख देंगे इसमें आप नॉन ओमिक डिवाइस में बनाकर, डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ परफेक्टली एंड नॉन लीनियर। क्या लिखेंगे यहां पर? नॉन लीनियर पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये दोनों पॉइंट किसके हो जाएंगे? इसके पॉइंट्स हो जाएंगे, इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। समझ रहे बात को? हो गया, बन गया। तो इसका भी कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होता होगा, जरूर होता है। आओ देखते हैं एग्जांपल्स इसके। तो एग्जांपल्स की अगर हम इसकी बात करें तो सबसे प्यारा सा एग्जांपल है नॉन ओमिक डिवाइस का सेमीकंडक्टर डायोड, क्रिस्टल डायोड। सेमीकंडक्टर मटेरियल, सीधा सीधा बोल सकते हैं, सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं, वो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, उनका कुछ करंट और वोल्टेज के बीच में कुछ दूसरा ही इक्वेशन होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में पढ़ाया जाएगा, उसमें अच्छे से बताया जाएगा करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, सेमीकंडक्टर डिवाइस दिखते कैसे हैं, ये सब चीजें। लेकिन छोटी छोटी बातें यहाँ कर लेते हैं, पढ़ना तो वही है डिटेल में आपको वहीं पे पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं। वो थोड़ी सी बात क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्रिस्टल डायोड, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है? अगर मैं बात करूं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो करंट और वोल्टेज के बीच में इस तरीके से ग्राफ होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है कि कुछ देर तक तो करंट जीरो रहता है, उसके बाद अचानक से बढ़ने लगता है। उसके बाद थर्ड कोऑर्डिनेट अगर आप देखें, थर्ड कोऑर्डिनेट में ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्या मतलब इसका? इस वाले ग्राफ का क्या मतलब है? ये देखो ना, ये अगर मैं बोलूं पॉजिटिव वोल्टेज तो इसे मैं निगेटिव वोल्टेज बोलूंगा,
और अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव करंट बोलूंगा तो नीचे वाले को नेगेटिव करंट। क्या सेंस है इसका? इसका सेंस ये है कि सेमीकंडक्टर डायोड में दिखा देता हूं। अच्छा, ऐसा समझ लो कि ये आपका कोई सेमीकंडक्टर डायोड है, मटेरियल है सेमीकंडक्टर, है ना। इसमें अगर पॉजिटिव पोलैरिटी लगाकर इस तरीके से प्लस माइनस करंट और वोल्टेज के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ऐसा बनता है। अगर इसी पोलैरिटी को मैं बदल दूंगा, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है तुम्हारा, कुछ भी, कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस हो सकता है, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है। अगर मैं पोलैरिटी बदल देता हूं, इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में पॉजिटिव, तो करंट कैसे फ्लो करेगा? उल्टा, मतलब पहले वाले से अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो करंट का सेंस चेंज हो गया। करंट का सेंस चेंज होने का मतलब यह है कि अगर क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव मानूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानूंगा। इसका मतलब यही है। नीचे करंट का मतलब, ऊपर पॉजिटिव करंट है और नीचे नेगेटिव करंट है। नेगेटिव करंट का मतलब उल्टे डायरेक्शन में करंट, और वोल्टेज के बीच में क्या ग्राफ बना है, समझ गए बात। तो अगर इधर पॉजिटिव पोलैरिटी, इधर नेगेटिव पोलैरिटी, तो करंट इधर है ऐसे, तो हमने इस वाले सर्किट को मान लिया कि जो भी वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी ग्राफ बनेगा, हम मानेंगे करंट भी पॉजिटिव है और इसका वोल्टेज भी पॉजिटिव है। लेकिन अगर पोलैरिटी बदलेंगे तो उस पोलैरिटी को हम नेगेटिव नाम दे देंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये उल्टा है ना, तो नेगेटिव नाम दे देंगे। है वो ये भी अगर मैं बोलूं 10 वोल्ट का बैटरी है, तो आज भी ये 10 वोल्ट का बैटरी है, -10 थोड़ी हो गया, ये 10 वोल्ट का भी बैटरी है। लेकिन सेंस बदल दिया ना, तो उसको बताने के लिए, जैसे कि अगर कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड से राइट में जाए तो आप क्या बताते हैं? +10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और अगर लेफ्ट में आए तो उसके डायरेक्शन को बताने के लिए -10 मीटर पर सेकंड। बस वही बात है। इससे हम इस ग्राफ से ये समझ जाएंगे कि एक साइड में अगर वोल्टेज ये है तो दूसरे साइड में अगर वोल्टेज लगा देते हैं पलट के, तो ऐसा ग्राफ बन जाता है। कहने का मतलब ये, ठीक बात है। तो ये मिला, नॉन लीनियर है, दिख रहा है आपको। IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल डायोड, नॉन लीनियर दिख रहा है साफ साफ आपको। नॉन लीनियर है ना, तो ये नॉन ओमिक डिवाइस हो गया। इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल डायोड। क्रिस्टल डायोड क्यों बोला? क्योंकि क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, इसका बना होता है। ये सब क्रिस्टल है ना आपके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्रिस्टल डायोड। तो क्रिस्टल डायोड का ये ग्राफ होता है, नाम लिख दे रहा हूं नीचे में, क्रिस्टल डायोड। कुछ और एग्जांपल, गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड ये क्या है? ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है। असलियत में ये सेमीकंडक्टर कंपाउंड है ना। तो इसमें अगर करंट और वोल्टेज के बीच में अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। देखो ना, ये भी नॉन लीनियर है, ये ऐसा बनता है, ध्यान में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आपको दिख भी रहा होगा। इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज, करंट इंक्रीजेस एंड फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वोल्टेज करंट इज मैक्सिमम, आफ्टर दैट बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट डिक्रीजेस। दिख रहा है क्या? तो यहां पे वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है और इस साइड में वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घट जाता है। तो इस तरीके से दो रीजन डिफाइन किए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसके दो रीजन हैं। ये वाला, इसके राइट साइड के रीजन को बोला जाता है निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्या बोला? निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और इस वाली रीजन को बोला जाता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब ये निगेटिव और पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहां से आ गया? नेगेटिव रेजिस्टेंस बेसिकली नहीं होता है, -2 ओम 4 ओम थोड़ी होता है। लेकिन इसका सेंस समझो, ये कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि इफ यू इंक्रीज द वोल्टेज योर करंट इंक्रीजेस। वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज हो जाता है, तो रेजिस्टेंस जो आता है पॉजिटिव रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ा और वोल्टेज घटने पे करंट घटा। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो,
वोल्टेज बढ़ने पे करंट घट जाए या फिर वोल्टेज घटने पे करंट बढ़ जाए, तो गड़बड़ हो रहा है। वोल्टेज बढ़ने पे करंट तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये उल्टा हो रहा है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। समझे बात को? ये नाम है, टर्मिनोलॉजी है कि ये क्यों नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोला गया, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट घट रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज देखो बढ़ा रहे हैं, लेकिन करंट घटता चला जा रहा है। ये अजीब सा नेचर है ग्राफ का, गैलियम आर्सेनाइड का नेचर ही अजीब है ना। तो ये आप दिमाग में रखेंगे, ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल है और बेसिकली ये कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड का, ये ग्राफ है। और ये क्रिस्टल डायोड, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का, उस डायोड का ये ग्राफ है। कुछ और है, जैसे अगर हम बात करें फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब की अगर हम बात करें, फिलामेंट ऑफ बल्ब की, ये वोल्टेज है और ये करंट है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचें तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अरे यार, हाँ देख रहे हैं ना, ये भी नॉन लीनियर है। स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो ना, यहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे स्लोप घट जाएगा। देखो मेरा हाथ, स्लोप का मतलब एंगल मिक्स बाय द एक्स एक्सिस। यहाँ पर स्लोप देखो कम होगा, ये एंगल थोड़ा सा बना रहा है, यहाँ पे स्लोप काफ़ी एंगल बना रहा है। तो यहाँ का स्लोप ज़्यादा है और यहाँ का स्लोप कम है, ये θ2 ये θ1, मतलब θ2 इज लेस देन θ1। तो स्लोप वहाँ पर कम है, मतलब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है। घट रहा है मतलब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि IV कैरेक्टरिस्टिक्स है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप और रेजिस्टेंस में उल्टे का रिलेशन होता है। तो स्लोप घट रहा है ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ग्राफ ऐसा बनना ही चाहिए था, क्योंकि टंगस्टन वायर क्या होता है, गर्म होने के बाद टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो गर्म होने के बाद वो हीट छोड़ता है और लाइट छोड़ता है। अब सोचो ना, लाइट छोड़ता है, लाल हो जाता है, लाइट छोड़ता है, हीट छोड़ता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका बढ़ा होगा ना। एट हाई टेम्परेचर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे उसका अगर मैंने बात किया था नाइक्रोम वायर का, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मतलब IV कैरेक्टरिस्टिक्स में स्लोप घट जाएगा। तो इस तरीके से जाएगा। दिस इज द IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलामेंट ऑफ बल्ब। फिलामेंट ऑफ बल्ब असली में टंगस्टन वायर का ये बनाया गया है। तो ये फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया। कुछ और देख लेते, थर्मिस्टर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है थर्मिस्टर है क्या, बस आपसे पूछा जा सकता है इसका काम क्या है, थर्मिस्टर है क्या, है ना। एग्जामिनर हो सकता है पूछ ले, जो प्रैक्टिकल लेने आपका आए, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल है, लेकिन इट इज़ द ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल। अलग अलग मेटल का जो ऑक्साइड होगा, है ना, अलग अलग मेटल के ऑक्साइड से मिलकर बना होता है ये थर्मिस्टर। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस, एक बात याद रखना है कि इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस and it is made up of oxides of various metal। अलग अलग मेटल के ऑक्साइड से मिलकर बना हुआ होता है। तो सेमीकंडक्टर है, तो बात ही खत्म हो गई यहाँ पर, भैया नॉन लीनियर होगा। लेकिन कैसा होगा, अगर कैसा होगा इसकी अगर हम बात करें, तो करंट और वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ बनता है, बस आपको याद रखना है ऐसे टाइप का, एस टाइप का, एस बना देना है। तो देख रहे हैं, बड़ा अजीब सा है करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ। बस याद ही रखना है आपको कि ऐसा होता है। पूछा जा सकता है ग्राफ बनवा के, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, या पहचानवाने लगे, 4-5 तो ग्राफ बनवा के पहचानवाने लगे। तो यही कुछ ग्राफ हैं, लिमिटेड ग्राफ हैं, जिसको आपको दिमाग में रखना है। बहुत ज़्यादा ग्राफ तो है नहीं कि 10-15 ग्राफ है आपको दिमाग में रखना है, बस 2-4 ग्राफ है जो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया। करंट और वोल्टेज के बीच में ये ग्राफ है, आपको ये दिमाग में रखना है। अच्छा, इसका यूज़ भी पूछ सकते हैं, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं,
है ना। तो यूज में लिख देता हूँ उसका, इसका यूज में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ टू डिटेक्ट द स्मॉल चेंज ऑफ करंट, ऑफ 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये थर्मामीटर तो नहीं कर पाएगा। मान लो किसी हमें ज़रूरत है बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ चेंज, जो टेम्परेचर हो रहा है उसको भी नापने की हमें ज़रूरत है। डिग्री से 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज भी हमको नापना है। वो थर्मामीटर तो थोड़ी चेंज करके देगा, थर्मामीटर ये चेंज नहीं बता पाएगा। जैसे अमीटर स्मॉल वैल्यू ऑफ मिली एम्पियर का करंट नहीं नाप पाएगा। कौन नाप पाएगा? गैल्वेनोमीटर मिली एम्पियर का करंट नाप पाएगा, थोड़ा बहुत करंट नाप पाएगा। अमीटर बड़ा बड़ा करंट नापता है। तो हर चीज़ के अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं, है ना। तो इसको हम यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर को हम यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट स्मॉल चेंज ऑफ करंट, सॉरी स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। करंट लिख दिया क्या? सॉरी, स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है भाई। सेमीकंडक्टर डिवाइस है एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल्स, कई मेटल्स के ऑक्साइड से मिलके बना होता है। तो ये चीजें थी कुछ इंफॉर्मेशन किसके बारे में, आपका ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस। ठीक है, तो अब इसके आगे हम बात करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। आइए देखते हैं। तो ग्राफ तो आपका हो गया, ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस हो गया। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस पे, अपने रेजिस्टेंस वाले टॉपिक्स पे हम दोबारा आते हैं। तो देखो ना, अभी हमने शुरुआत में आपसे बात की कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डू नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि दोनों का जो रेशियो होता है वोल्टेज और करंट का वो कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा बात है, उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस का असली फॉर्मूला क्या है? R बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो इसका मतलब ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये रो पे डिपेंड कर रहा है, एल पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इतनी चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। और अगर ये इतनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है तो किस तरीके से डिपेंडेंसी इनकी होगी उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या रहेगा? डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दो, R बराबर रो इंटू एल बाई ए। R बराबर रो इंटू एल बाई ए। अगर आप R बराबर रो इंटू एल बाई ए में देखें तो R डिपेंड्स ऑन लेंथ, R डिपेंड्स ऑन एरिया एंड R डिपेंड्स ऑन रो। रो मतलब मेटल एंड ऑल्सो टेम्परेचर। रो मतलब मेटल एंड ऑल्सो टेम्परेचर, क्योंकि रो में क्या होता है? रो इज इक्वल टू कितना? m अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। आपने ध्यान दिया होगा, मैंने n क्या बोला था? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम, मतलब इट डिपेंड्स ऑन मेटल। अलग अलग मेटल के अलग अलग n होगा। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मेटल का टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो टाउ अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें टाउ भी है, n भी है। तो टाउ इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल एंड टेम्परेचर, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूँ। टाउ डिपेंड्स ऑन मेटल एंड टेम्परेचर बोथ, और n डिपेंड्स ऑन मेटल। तो ऑब्वियसली रो डिपेंड कर गया किस पर? टेम्परेचर और मेटल पे डिपेंड कर गया। मतलब हमारे पास चार चीजें हैं बस जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर सकते हैं। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर और चौथा मेटल। ठीक है, अलग अलग मेटल का अलग अलग रो होगा। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे रो अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। लेंथ अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। एरिया अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? चलो लिखता हूं, कुछ लिखता हूं, उसको पहले मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं कुछ बातें। अगर आप ध्यान दें तो R बराबर एल अपॉन ए। अगर मैं किसी दिन आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस
किस तरह से लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सही भी है, गलत नहीं है, लेकिन गलत भी हो सकता है। ये आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको ढंग से समझाया था कि किसी भी चीज के डिपेंडेंसी के लिए, किसी भी चीज की डिपेंडेंसी के लिए एक ही फॉर्मूले के पीछे नहीं पढ़ा जाता, एक ही फॉर्मूले के पीछे नहीं पढ़ा जाता। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अगर किसी दिन मैं एल और एल का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, बुरा तो नहीं मानेंगे। अगर मैं एल का ऊपर एल का नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो उस दिन क्या हो जाएगा, आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम। ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, आर बराबर रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, ये हो गया। तो ध्यान दीजिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल कब बोलेंगे, तो मैंने समझाया था कि जब सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में कुछ ना कुछ आपको इशारा जरूर देगा कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट का इशारा जरूर सवाल में देता है। तो अगर आप सवाल पढ़ेंगे खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये बोले, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल कहा जाए किसी कंडक्टर का 4 पार्ट किया जा रहा है या 2 पार्ट किया जा रहा है, मान लो 3 पार्ट किया जा रहा है ना। इफ यू कट अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर इनटू 3 पार्ट्स, अगर आप इस तरीके से लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हैं तो सोचो ना, इसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई, इसकी लंबाई L/3 हो गई, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया तो उतना ही रहा। तो यहां आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन इशारा जरूर दे रहा है आपको, एक इशारा आपको दे रहा है कि किसी भी कंडक्टर को आप 4 पार्ट में कट करते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर, या फिर 3 पार्ट में कट करते हैं लेंथ के परपेंडिकुलर, आपको डायरेक्ट एरिया कांस्टेंट ना बोल के, लेकिन आपको बोल ही रहा है वो कि एरिया कांस्टेंट है। तो ये सब चीज जब डिपेंडेंसी पूछे, है ना, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर दिया रहेगा। अगर एरिया आपका कांस्टेंट है, और फॉर पर्टिकुलर मेटल की अगर बात कर रहा है तो रो भी कांस्टेंट है, रो और एरिया अगर कांस्टेंट तो ऑब्वियसली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। कब हो जाएगा, व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। अगर एरिया कांस्टेंट होगा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर हो गया। इफ वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट देन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सर एग्जांपल देख लो। मान लो कहा गया कि कोई वायर है, इसको खींच के 3 गुना कर दिया गया। अगर वायर है और इसको खींच के 3 गुना कर दिया गया, क्या वॉल्यूम चेंज होगा क्या? मान लो इसको खींचा गया तो पतला हो जाएगा ना, एरिया भी चेंज होगा, लेंथ भी चेंज होगा। अगर किसी वायर को खींच के 2 गुना कर दिया गया तो रेजिस्टेंस 2 गुना थोड़ी ना हो जाएगा यार, क्योंकि 2 गुना तो ये हो गया, लेकिन एरिया भी तो कम हो गया। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहा है। क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। जब तक आपके हाथ में पूरा का पूरा मटेरियल है, चाहे वो खींच रहे हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जब तक आपके हाथ में पूरा का पूरा मटेरियल है तब तक उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर किसी वायर को खींच के लंबा कर दोगे, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहेगा ना भाई। किसी भगोने में 1 लीटर का दूध लो और किसी बड़ी सी गिलास के अंदर वो 1 लीटर दूध डाल दो, उसका शेप चेंज हो गया, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ। 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा भाई, 2 लीटर थोड़ी हो जाएगा, या आधा लीटर थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो 1 लीटर दूध लेते, दूसरे बर्तन में डाल के 2 लीटर बना लेते। मेक श्योर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जब तक पूरा का पूरा मटेरियल तुम्हारे साथ है, तुम खींच रहे हो ना, तो मटेरियल तो तुमने ना तो कट किया ना तो ऐड किया। जब तक तुम किसी भी वायर में, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मेटल में ना तो ऐड करते हो किसी दूसरे मटेरियल को, ना तो कट करके निकालते हो किसी दूसरे मटेरियल को, तब तक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इस वाले केस में वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि कट करके अलग कर दिया था तुमने, तो वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट नहीं था, इसलिए यहाँ पे एरिया कांस्टेंट था। और यहाँ पे क्या इशारा था, जब किसी वायर को खींच दोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, एल के पावर 2 पे डिपेंड करेगा। तो ये पहला इंफॉर्मेशन था फॉर लेंथ, लेंथ के लिए। ऑन लेंथ लिख दो, लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। अगर हम दूसरी बात करें कि रेजिस्टेंस एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आप बोल सकते हैं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
एरिया, लेकिन ये गलत भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैसे? देखो ना, आप उसको क्या कर दो, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर जिस दिन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे कि क्या हो जाएगा, एल इंटू ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ध्यान दो, दिस इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। दिस इज योर रेजिस्टेंस। तो सोचो ना, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया का स्क्वायर भी हो सकता है, एरिया के पावर 2 पर भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन कब? जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो एरिया के पावर 2 पर भी डिपेंड करेगा, और जब लेंथ कांस्टेंट होगा तो एरिया पर डिपेंड करेगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ध्यान दो, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया कब? व्हेन लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर आल्सो व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या मैं यहां पे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर भी बोल सकता हूं? यस, रेडियस का स्क्वायर भी बोला जा सकता है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई कंडक्टर है उसके एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई तो कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट में चला गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 2, एंड यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर के पावर 4, क्योंकि एरिया का स्क्वायर है तो पाई आर का, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, आर के पावर 4। मतलब अगर लेंथ कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन पावर 2 में, रेजिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेकिन पावर 4 में, और एरिया में पावर 2 में, और यहाँ पर एरिया पावर 1 में। क्लियर बातें हैं? बातें क्लियर है ना? ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर ऑन एरिया, यहां लिख सकते हैं आप ऑन एरिया, ऑन एरिया। तीसरी डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, तीसरी डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें तो तीसरा डिपेंडेंसी कैसा हो सकता है, रो पर, है ना। तीसरा डिपेंडेंसी अलग अलग मेटल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और चौथा किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, अलग अलग टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे बाद में आऊंगा, मेटल और रेजिस्टेंस पर। मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, सीधा सीधा। सेम लेंथ ऑफ वायर एंड सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो फिर सवाल करते हैं और देखते हैं, है ना। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मान लो आपने किसी भी कंडक्टर का या किसी मेटल का आपने लेंथ भी कांस्टेंट कर दिया, एरिया भी कांस्टेंट कर दिया, मटेरियल भी कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दिया, सब कुछ कांस्टेंट, सेम मेटल सेम टेम्परेचर पे, सेम मेटल सेम टेम्परेचर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम लेंथ, वही मेटल है, तो इसका मतलब क्या रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं इसकी बात करूं तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर और लेंथ भी इसका सेम है, इसका एरिया भी सेम है, मतलब इसमें जितनी बातें लिखी हुई हैं सारे का सारे सेम कर दिया मैंने, सारे का सारे कांस्टेंट कर दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा? नहीं, डिपेंड करता है कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं सवाल बनाता हूं, एक एग्जाम का क्वेश्चन ही लेके आपको समझाते हैं। फॉर सेम मेटल ऑफ प्लेट को दो तरीके से कनेक्ट किया गया विथ बैटरी से कनेक्ट किया गया, और दो तरीके से, ये आपका प्लेट है, दो तरीके से इसको कनेक्ट किया गया, है ना। इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ, और
इसको इस तरीके से कनेक्ट किया गया, वही मेटल ये भी है, सेम मेटल, सेम डायमेंशन, सब कुछ सेम है, टेम्परेचर सेम है ना, सब कुछ सेम है। और आपसे पूछा इन दोनों में रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का क्या होगा, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिया गया, इस तरीके से, इस तरीके से देख रहे हैं। दो क्वेश्चन एग्जाम का ही मैंने क्वेश्चन लिया है कि एक फिगर नंबर ए है, एक फिगर नंबर बी है, दोनों को अलग अलग तरीके से कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन सेम मेटल है। मेटल आपके क्या है, दोनों सेम है, सेम मेटल। बार बार क्वेश्चन में कह रहा है उसी प्लेट को दो अलग अलग तरीके से फिगर नंबर ए और फिगर नंबर बी में अलग अलग तरीके से बैटरी को कनेक्ट किया गया है, तो दोनों में रेजिस्टेंस का जो आपका रिलेशन होगा कैसा होगा। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं कि इसको मैं बोलूं ए और बी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, रेजिस्टेंस ऑफ ए इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, और चौथा आप लिख सकते हैं नन ऑफ दिस। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, सेम मेटल है, बार बार बोल रहा है तो कंफ्यूजन आ जाता है, लोग मार के चले जाते हैं। अगर सेम मेटल है तो रेजिस्टेंस दोनों का बराबर होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। फर्क पड़ता है क्या, आपको सही बात जानना है कि आपने पढ़ा क्या है, R बराबर रो इंटू एल अपॉन में ए, ये पढ़ा ना। अगर सेम मेटल है तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेम मेटल है तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। पहले आपको इसकी मतलब बताता हूं। जैसे लिखा हुआ है R बराबर रो इंटू एल बाई ए लिखा हुआ है, तो R बराबर रो इंटू एल बाई में एल क्या है, एल इज वॉट, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बात जाननी है आपको। कहने का मतलब ये कि अगर मैं इस तरीके से क्यूब बना दूं, इस तरीके से मैं आपको क्यूब बना के दे दूं और आपसे मैं ये पूछूं कि ये आपका क्यूब है और करंट ऐसे फ्लो करा रहा हूं मैं, क्यूब नहीं, क्यूबॉइड टाइप का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका हाइट सी हो गया, और करंट फ्लो करा रहा हूं। अगर मैं इस क्यूब में करंट फ्लो कराऊंगा इस तरीके से, तो लेंथ क्या होगा हमारा, लेंथ आपका ए होगा। और एरिया क्या होगा, एरिया आपका उस दिन ये हो जाएगा जिस एरिया में करंट घुस रहा है परपेंडिकुलरली। जिस एरिया में करंट घुस रहा है परपेंडिकुलरली, मतलब जिस सरफेस में करंट परपेंडिकुलरली एंटर करता है वो एरिया होता है, और करंट के डायरेक्शन में जो लेंथ होता है वही आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल होता है। लेकिन अगर किसी दिन ये बोल दिया जाए कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तब क्या करेंगे आप, तब तो लेंथ चेंज हो गया, तब तो लेंथ चेंज हो गया, लेंथ आपका सी हो जाएगा। आपका दिमाग कहता है, आप सोच के देखिए, आप यही बोलेंगे अगर करंट में पहले ऐसे दे देता तो लेंथ क्या बोलते हैं आप, सी ही तो बोलते हैं, ए बी सी। मान लो ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो आपकी बार लेंथ क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया क्या कहता है, आपका दिमाग ये कहता है ना कि एरिया होगा इस वाले करंट के करस्पॉन्डिंग, तो इस वाले करंट के करस्पॉन्डिंग ये आपका एरिया हो जाएगा, और इस वाले करंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला एरिया आप लेंगे। तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया ना दोनों का। मेटल तो सेम था, मेटल सेम है तो रो सेम, मेटल सेम है तो रो सेम, लेकिन लेंथ और एरिया चेंज हो गया ना, तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। मतलब आर वी पे डिपेंड नहीं करता, आर आई पे डिपेंड नहीं करता, आर सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, और साथ ही साथ आर हमारे कंडक्टर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ आर जो है
वो करंट के डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इतनी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ द मटेरियल, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, एंड ऑल्सो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट, कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया जाता है। अगर मैं किसी दिन आपसे ये पूछूं, सपोज किसी दिन आपसे ये पूछूं कि दो मैंने क्यूबॉइड बना दिया, सेम मेटल का दो क्यूबॉइड, सेम क्यूबॉइड बना दिया, एक ही तरह का, एकदम हूबहू एक ही तरह का मैंने क्यूबॉइड बनाया, और मैं आपसे ये चाहता हूं कि मुझे बता दो, अगर ये A है, अगर ये आपका B है, और ये अगर आपका C है, यहाँ पर ये आपका A है, यहाँ पे ये आपका B है, यहाँ पे ये आपका C है, और कह रहे हैं कि इसमें करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, इसमें करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो बताना है इसमें रेजिस्टेंस और इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा। दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, रो है, तो आप क्या लिखेंगे, R बराबर रो इंटू लंबाई क्या लिखेंगे A, और एरिया क्या लिखने वाले, ये वाला एरिया जिस एरिया में एंटर कर रहा है, B इंटू सी। लेकिन अगर रेजिस्टेंस में इसका पूछूं तो इसका रेजिस्टेंस क्या लिखने वाले, इसका रेजिस्टेंस रो, लंबाई क्या लिखने वाले हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट लंबाई C, अपॉन में एरिया क्या लिखने वाले हैं ये, और ये कितना है A, ये कितना है B, तो कितना हो जाएगा AB। देखो कितना अंतर है, यहां पे रेजिस्टेंस आया रो इंटू A अपॉन बी सी, और यहां पे रेजिस्टेंस आया रो इंटू C अपॉन ए बी। डायमेंशन अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग आ जाएगा, मतलब किसी सेम मेटल का रेजिस्टेंस अलग हो सकता है। आप ऐसे फिक्स्ड नहीं बोल सकते, आप ऐसे सिंपल ऐसे नहीं बोल सकते कि ये अगर आपका कोई कंडक्टर है, मान लो कोई मटेरियल है किसी भी शेप का है, तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर आप इस कमरे का टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दे, प्रेशर भी कांस्टेंट कर दे, टेंशन भी कांस्टेंट कर दे, है ना, तब भी इसका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। अगर आप करंट ऐसे बहाएंगे, अलग अलग तरीके से, लेकिन नॉर्मली करंट तो ऐसे ही बहाया जाता है, तो इसीलिए लोग समझते हैं रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। लेकिन अगर क्यूबॉइडल टाइप का अगर कोई मेटल ले लिया, उसमें करंट बहाया तो तीन तरीका होगा ना बहाने का, फर्क पड़ता है। समझ रहे बात को? अच्छा, तो L क्या है आपका, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। A क्या है, A इज द एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द करंट। क्या लिखा मैंने, मैं लिखूंगा यहां पर, A इज द एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू द करंट। A इज द एरिया ऑफ सरफेस परपेंडिकुलर टू दी करंट। ठीक है भाई, अब इसका आंसर क्या होगा, तो अब बताओ, देखो ना कि सेम मेटल है, तो सेम मेटल के लिए मैं इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, आप तो जान ही गए आप सेम मेटल है, ये हटा दिया, सेम मेटल है। तो अगर इस केस में लेंथ देखा जाए तो लेंथ क्या होगा आपका, ये छुटकूसा, और इस केस में लेंथ क्या होगा करंट के डायरेक्शन में, ये समथिंग एल, ये थिकनेस, मोटाई इसकी लंबाई कहलाएगी इस केस में, और इसमें जो चौड़ाई है ये इसकी लंबाई कहलाएगी, मतलब ये एल, ये लंबाई एल, और ये लंबाई इसकी लेंथ कहलाएगी। दोनों में फर्क है तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे, कुछ भी डायमेंशन कुछ लिखा उखा नहीं है, देख के बताना है। तो ध्यान दो, उसने बोला सेम मेटल है, एक ही तरह का मेटल है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा दोनों के लिए, वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम। एक ही तरह का है, एक ही जैसा है, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना यार। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या मैं बोल सकता हूँ, लेंथ का स्क्वायर, बोल सकता हूं ना। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर, मतलब जिसका लंबाई ज्यादा उसमें उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बताओ किसका लंबाई ज्यादा है, ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, तो ये तो लंबाई कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बी
इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ फिगर ए। इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और इस केस में रेजिस्टेंस कम होगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आज के बाद लंबाई, आप लंबाई नहीं देखेंगे, ये सब बकवास चीजें हैं कि आपने फिगर देखा आप लंबाई डिसाइड कर ली, ऐसे लंबाई डिसाइड नहीं करना है। आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए लगाने के लिए लंबाई क्या होता है, लंबाई इज एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एल वो लंबाई है जो करंट के डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एल वो लंबाई है जो करंट के डायरेक्शन में होता है और ए वो सरफेस है, ए वो सरफेस एरिया है जिसमें करंट परपेंडिकुलरली एंटर करता है। ठीक है, चलो एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं क्या सीखें आप। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है टू स्क्वायर प्लेट ऑफ सेम थिकनेस अरेंज्ड इन फॉलोइंग फिगर। क्या बोला, टू स्क्वायर प्लेट, टू स्क्वायर प्लेट ऑफ सेम मेटल एंड थिकनेस, ये बोल रखा है क्वेश्चन में, है ना। उसको अरेंज किया गया कुछ इस तरीके से। एक ये स्क्वायर प्लेट है, इसकी थिकनेस सेम है, ये मोटाई है इसकी, बहुत ज़्यादा मोटा मतलब भाई ये मोटाई है इसकी। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से। ये करंट एंटर किया, इधर से करंट निकला, और ये भी स्क्वायर है सेम मेटल का, लेकिन इसका साइड अलग है ना, साइड इसका अलग है। करंट इधर से निकल गया, तो इसका साइड बोल रखा है, ये साइड है आपका ए, ये साइड आपका है बी, सॉरी 2a। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो आपको देख के लग रहा होगा जिसका लंबाई ज्यादा है, मतलब जो बड़ा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, है ना। आओ निकाल के देख लेते हैं कि जिसका लंबाई ज्यादा है, जो बड़ा है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं, है ना। ध्यान दो इसकी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसकी रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है छोटे वाले की। R1 इज इक्वल टू रो इंटू लंबाई कितना है इसका A अपॉन में एरिया, ये एरिया है, स्क्वायर है तो ये भी A होगा आपका। तो A इंटू थिकनेस मान लो T, क्योंकि सेम थिकनेस दोनों का है तो ये भी T है, और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो है। ध्यान दो, तो एरिया इसका क्या बना, एरिया इसका बना A इंटू टी, ए और ए चला गया, कितना बना रो अपॉन में टी, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं रेजिस्टेंस दूसरे वाले कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो रो इंटू एल, एल मतलब कितना 2a, तो यहां मैंने क्या लिख दिया 2a, और एरिया मतलब ये वाला। अब बताओ ये स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर प्लेट है सेम थिकनेस है टी, तो ध्यान दो स्क्वायर प्लेट है, ये भी 2a है और ये भी तुम्हारा 2a होगा, तो बताओ इसका एरिया कितना हो जाएगा 2a इंटू टी, 2a इंटू टी। ध्यान दो 2a कट गया, मतलब रो बाई कितना टी, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ना दोनों का रेजिस्टेंस क्या आ गया, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया, कुछ दिख रहा है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया। सर यहां क्यों नहीं लगाएं कि लंबाई अगर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। भाई साहब यहाँ पे वॉल्यूम दोनों का सेम नहीं है, कैसे करते हैं, ये मुझे इशारा मिल रहा था यहाँ से कि वॉल्यूम दोनों की सेम नहीं है, क्योंकि इसका साइड 2 है, इसका साइड A है, वॉल्यूम सेम नहीं है तो कैसे कर देंगे हम, अलग अलग निकालना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए कुछ भी नहीं देखना है, आपको बस देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से सॉल्व करना है, नहीं तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग निकालो, फिर डिपेंडेंसी चेक करो किसका ज्यादा किसका कम, अगर इस तरीके का सवाल आता है तो। अच्छा एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन ये है डायरेक्ट इसे मैं बनाता हूं मैं।
मैं कहता हूं एक मेटालिक प्लेट है आपका इस तरीके से, ये मेटालिक प्लेट है, ये मेटालिक प्लेट है, बन गया, ये मेटालिक प्लेट है। इस तरीके से ये मेटालिक प्लेट है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया गया, टर्मिनल निकाल दिया मैंने, एक टर्मिनल ये निकाला मैंने इधर से एक्स वाई, एक टर्मिनल मैंने इधर से निकाला ये पी क्यू, एक टर्मिनल ऊपर से है ना एम ए बी लिख देते हैं, ए बी, नीचे से टर्मिनल निकाला मैंने, ये जो टर्मिनल है नीचे से। तो ध्यान दो, रेजिस्टेंस बताना है एक्स वाई के क्रॉस, पी क्यू के क्रॉस और ए बी के क्रॉस। तो उसी मेटल की बात कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसको ज्वाइन किया जा रहा है। तीन ही तरीका होगा, या तो एक्स वाई के क्रॉस बैटरी जोड़ दो, या तो ए बी के क्रॉस बैटरी जोड़ दो, या तो पी क्यू के क्रॉस बैटरी जोड़ दो। तो अगर आप रेजिस्टेंस की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किसका ज़्यादा किसका कम होगा, तो अब देखो उसी मेटल की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हैं ना, आप बोल सकते हैं ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। किसकी लंबाई ज़्यादा है भाई, लंबाई किसकी ज़्यादा है, लंबाई सबसे ज़्यादा हमको दिख रही है ये वाली लंबाई ज़्यादा है, मतलब पी क्यू की लंबाई ज़्यादा है किससे, एक्स वाई से। और सबसे कम लंबाई किसकी, ये वाली ए बी, लंबाई अक्रॉस ए बी टर्मिनल। तो ध्यान दो, जिसकी लंबाई ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस अक्रॉस एक्स वाई इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। दैट्स इट। इस तरीके से रेजिस्टेंस हम चेक कर लेंगे। आइए और सवाल करते हैं, भाई, कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं भाई, देखते रहो भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया, और क्वेश्चन अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने बोला ये आपका कंडक्टर है, इसका रेडियस r है, लंबाई l है, तो आप तो सीधा सीधा बता देंगे कि रेजिस्टेंस कितना होगा। रेजिस्टिविटी कितनी है, इसकी रो है, लंबाई इसकी मैंने दे रखी है l है ना, और इसका रेडियस मैंने दे दिया स्मॉल r, और टर्मिनल मैंने दे दिया कि इसी टर्मिनल के क्रॉस आपको बताना है ए बी के क्रॉस। तो इसकी रेजिस्टिविटी बतानी है, तो नो बिग डील, ये सॉलिड सिलेंड्रिकल है तो करंट पूरे एरिया में फ्लो करेगा, मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। तो इसकी रेजिस्टेंस आप लिख सकते हैं रो इंटू एल अपॉन में एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज द रेजिस्टेंस। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर ट्विस्ट कर दिया जाए कि हॉलो बना दिया जाए इसको, अगर इसको हॉलो बना दिया जाएगा जिस दिन इसको हॉलो बना दिया जाएगा, ऐसे है ना, मटेरियल यहाँ है, बीच में खाली है, ये आपका क्या है, एक्सिस है। तो करंट जब फ्लो करेगा तो जहां जहां मटेरियल है वहीं वहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, मतलब इसका अब की बार एरिया क्या बनेगा, अगर इंटरनल रेडियस ए है और एक्सटर्नल रेडियस बी है, मतलब करंट कहाँ फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसके मटेरियल वाले पार्ट में, हवा में थोड़ी फ्लो करेगा भाई। अगर बैटरी आप कनेक्ट करेंगे, बैटरी यहाँ से टच कराकर कनेक्ट करेंगे तो मटेरियल में ही करंट फ्लो करेगा ना,
मतलब जितना एरिया आपका बचेगा। तो ध्यान दो, अगर इसमें रेजिस्टेंस पूछे इसकी भी रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है, इसकी रेजिस्टिविटी आपको रो दे रखी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया जिसमें करंट फ्लो करेगा, ये वाला एरिया। ये एरिया कितना बनेगा, बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को कट कर दो, मतलब माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो एरिया ए बराबर कितना बनेगा, पाई बड़ा वाला एरिया बी स्क्वायर माइनस में पाई छोटा वाला एरिया है ना, छोटा वाला रेडियस का स्क्वायर। तो पाई कॉमन हो गया, क्या बना, बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये आपका एरिया बना। तो एरिया ए बराबर पाई इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसे ही आपके पास एरिया आ गया, जैसे ही आपके पास एरिया आ गया, वैसे ही आपका काम हो गया, वैसे ही तुरंत आपका काम हो गया। क्या काम हो गया, तो देखो ना, आपका काम कुछ इस तरीके से हुआ कि रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो रेजिस्टेंस इसका आप क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस आर बराबर रो इंटू लंबाई कितनी है भाई, लंबाई एल ले लो, लंबाई एल ले लो, तो एल अपॉन में कितना हो जाएगा, पाई इंटू में बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। इस तरीके से का रेजिस्टेंस आ जाएगा। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वो टाइप क्या है, ये मैं बना रहा हूं आपके सामने, ये टाइप ये वाला है। एरिया ही अलग अलग हो दोनों फेस का, दोनों फेस का एरिया ही अलग अलग हो। एक का सॉलिड ही है सॉलिड ही है ना, है सॉलिड ही, लेकिन यहाँ के रेडियस आपको दे रखा है बी, और यहाँ का रेडियस आपको दे रखा है ए। करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा जब बैटरी कनेक्ट होगा। तो इसकी लंबाई आपकी दे रखी है, लंबाई एल, बाल्टी टाइप का है ये कंडक्टर। तो आपसे कहा जा रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो अगर इसकी रेजिस्टेंस हम निकालने की कोशिश करें तो सीधा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आर बराबर, आप इसे याद रख लीजिए क्योंकि सवाल बन सकते हैं, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखेंगे, पाई ए इंटू बी। आप जो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो कुछ देर के लिए आप ऐसा मानिए कि रो इंटू एल अपॉन में पाई इंटू आर लिखा हुआ है, मतलब यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेडियस लिखा हुआ है, इंटू में यहाँ का रेडियस, मतलब यहाँ का रेडियस इंटू में यहाँ का रेडियस। और अगर रेडियस अलग अलग हो गया तो क्या लिखेंगे, पाई इंटू में इधर का रेडियस है ए तो ए लिख देंगे, उधर का रेडियस है बी तो बी लिख देंगे, पाई इंटू ए बी, ऐसे याद रख सकते हैं। रो इंटू पाई आर स्क्वायर के जहां पे आप पाई इंटू आर ऐसे याद रखें, आर इंटू आर। अगर आर इंटू आर हो गया तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एल अपॉन पाई इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, फ्रस्टम बोलते हैं इसको। अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो रो डालेंगे यहां पर, कुछ और होगा तो कुछ और डालेंगे। समझ रहे बात को। अच्छा, कुछ डिपेंडेंसी और देखते हैं। चलिए, जैसे बोला क्या गया, कभी कभी परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे कि क्वेश्चन लिखें कि इफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर is increased by 50%. If length of the conductor is increased by 50%, length of conductor increased by 50%, then what percentage change in radius? Then what percentage change in resistance of the conductor? What percentage change in resistance of the conductor? ऐसा सवाल। तो इसके पहले आपको मैं परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बता दूं। कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी, रेजिस्टेंस ही नहीं, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी आपका हो सकता है, अगर कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, मान लेते समथिंग कुछ भी वाई कोई हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, या यक्स हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन
एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स -1 इंटू में कितना हो जाएगा 100। दिस इज द परसेंटेज चेंज इन एक्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज अगर आपको निकालना है तो आप सीधा सीधा क्या करिए, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू -1 इंटू 100, दैट्स इट। मेक श्योर ये एरर नहीं है, परसेंटेज एरर नहीं है। परसेंटेज एरर कब आता है, जब चीजों को हम मेजर करते हैं। यहां पे चेंज हो रहा है, बदल रहा है, हम चीजों को बदलेंगे, जानबूझ के बदलेंगे। जैसे लंबाई बदलेंगे तो कितना चेंज हो जाएगा रेजिस्टेंस में, ये निकाल रहे हैं हम। लंबाई को मेजर किया, एरिया को मेजर किया, तो उस केस में परसेंटेज एरर आएगा, क्योंकि लंबाई को मेजर करेंगे तो लंबाई में एरर आएगा, एरिया को मेजर करेंगे तो एरिया में एरर आएगा। तो जब एरिया को मेजर किया, लंबाई को मेजर किया, तो रेजिस्टेंस में भी तो एरर आ जाएगा। मैं एरर नहीं पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं परसेंटेज चेंज अगर लंबाई में चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा, तो लेकिन वो चेंज एरर नहीं कहलाता, वो चेंज एरर नहीं कहलाता, वो चेंज चेंज कहलाता है। और उसी का परसेंटेज निकालना है तो उसको बोल देंगे परसेंटेज चेंज। ठीक है भाई, चलो तो आओ देखते हैं कैसे। तो मैं इनिशियल वैल्यू को L लिखूंगा और फाइनल वैल्यू को L डैश से लिखूंगा। तो इनिशियल लेंथ कितना है, मान लेते हैं L है। लेंथ कितना है, इनिशियल लेंथ ऑफ द कंडक्टर L है। फाइनल लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ L डैश से लिखा। तो कितना चेंज कर, कितना इंक्रीज किया गया, इंक्रीज बाय 50%, मतलब 50% इंक्रीज कर दिया गया। 50% इंक्रीज कर दिया गया मतलब पहले था L और 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो 50% इंक्रीज का क्या मतलब हुआ, 50% इंक्रीज का मतलब हुआ 50% ऑफ L, इतना इंक्रीज किया गया। प्लस लिखा मैंने, प्लस का मतलब इंक्रीज किया। तो ध्यान दो 50% ऑफ L का क्या मतलब हुआ, 50% ऑफ L का मतलब है पॉइंट कितना 5L एंड दिस इज इक्वल टू 1.5L। तो लंबाई जो फाइनल लंबाई आपकी हो गई वो फाइनल लंबाई L डैश इज इक्वल टू 1.5L। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ध्यान दो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज बाय 50%। अगर लेंथ आपका 50% इंक्रीज हो गया है तो सोच के देखो ना, L स्क्वायर वाला फॉर्मूला खींच के किया होगा ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। और अगर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर तो ध्यान दो, तो हम ये भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और अगर रेजिस्टेंस L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो दिस इज इंप्लाइज दैट, ऐसा लिखा जा सकता है R डैश अपॉन में R इज इक्वल टू द L डैश का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। समझते हैं ना, प्रोपोर्शनैलिटी रहता है तो रेशियो में उसको लिख सकते हैं अलग अलग वैल्यू के। जैसे लिखा जाता है ना, जैसे आपको लिखा जाता है PV बराबर कांस्टेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, P1 V1 बराबर P2 V2। लिखते थे क्लास 11th में, लिखते थे ना। जैसे मैंने बोला सिंपल सा मतलब भाई देखो, ऐसे मैं तुमको बेसिक से समझाता हूँ, है ना, लेकिन इसको पकड़ के रखना, जल्दी सॉल्व होता है क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। अगर मैंने बोला रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो आप क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला K इंटू L स्क्वायर। असलियत में ये जो K लिखा है मैंने कांस्टेंट, ये तुम्हारा K बाई वॉल्यूम ही लिखा हुआ है, लेकिन K बाई वॉल्यूम बड़ा लग रहा था देखने में, मैं उसी को K के फॉर्म में लिख दिया। R बराबर K इंटू L स्क्वायर लिखा हुआ है। बताओ फाइनल रेजिस्टेंस क्या लिखेंगे, फाइनल रेजिस्टेंस K बराबर क्या लिखोगे, K इंटू L डैश का स्क्वायर। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखोगे तो R बराबर K इंटू L स्क्वायर, और फाइनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, R डैश बराबर K इंटू L डैश स्क्वायर। दोनों का रेशियो ले लो तो कितना हो जाएगा, R डैश अपॉन में R, K कट जाएगा तो L डैश का स्क्वायर अपॉन में L का स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, अगर इस तरीके से लिखा हो प्रोपोर्शनैलिटी में तो उसका रेशियो ले सकते हैं इनिशियल और फाइनल का, इस तरीके से रेशियो ले लिया। तो ध्यान दो ये फाइनल रेजिस्टेंस है, खींचने के बाद R डैश अपॉन में R एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5L, है ना, तो कितना आ जाएगा 2.25, ये तुम्हारा L स्क्वायर अपॉन में L स्क्वायर चला गया, मतलब R डैश अपॉन में R की वैल्यू कितनी आ गई, R डैश अपॉन में R बराबर कितना 2.25 आ गया, इन दोनों का रेशियो। अगर आपसे परसेंटेज चेंज पूछ रहा है तो परसेंटेज चेंज इन R,
परसेंटेज चेंज इन आर बराबर कितना हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन आर, आर डैश अपॉन में आर बराबर 2.25 है, तो क्या लिखेंगे, आर डैश अपॉन में आर माइनस 1 इंटू कितना लिख देंगे 100, एंड दिस इज इक्वल टू 2.25 माइनस 1, 2.25 माइनस 1 इंटू में कितना हो जाएगा 100, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.25 इंटू में 100, एंड दिस इज इक्वल टू 125%। कितना आंसर आ गया 125%। इतने परसेंटेज का चेंज आ जाएगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो इसके आगे क्या लेक्चर अब बाद में लिया जाएगा, इसी के आगे चलेगा, कुछ क्वेश्चंस और चलेंगे, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा इसके आगे के टॉपिक को। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।